आपका सिविल सर्विस पोर्टल में सुब्रबडी आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर टॉपिक है इसको बिल्कुल डीप में बात करेंगे क्योंकि ये आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि जब ये आपको एग्ज़ाम में दिखेगा तब इस वीडियो का आपको इंपॉर्टेंस में भी समझ में आवे कि ये कितना इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ है। ठीक है, आपको जहाँ से भी कंटेंट कवर हो सकता है अच्छे से अच्छे प्लीज़ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरी छोटी सी एक कोशिश है कि इस चैनल पे भी ऐसे न्यूज को बहुत विस्तृत तरह से छोटे वीडियो में कवर कराया जा सके। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश में बाघ प्रिंट क्या है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए बाघ प्रिंट का जो नाम है बाघ नदी के तट पर बसे गांव बाघ से लिया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बाघ प्रिंट और उससे जुड़े जो बैगधार की पहचान में अहम हिस्से के तौर पर माने जाते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाला जो कपड़ा आमतौर पर सूती रेशमी कपड़ा होता है। हालांकि यह कोसा रेशम, बांस की चूड़ियाँ, सूती गलीचे, शिफॉन, क्रेप, जारजेट, ऊतक, शहतूत रेशम आदि हो सकते हैं। ठीक है, इसे 1000 साल पुराना लकड़ी का हाथ ब्लॉक प्रिंट माना जाता है और माना जाता है कि सिंधु घाटी के समय के आसपास खत्री समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये बाघ प्रिंट है ना, ये खत्री समुदाय के हिसाब के लोगों द्वारा यह शुरू किया गया यह प्रचलन एक कला है, तो ये भी आप याद रखना। यह हस्तकला शैली भौगोलिक रूप से टैग के लिए पंजीकृत है, तो आप ये भी याद रखना। जो मध्य प्रदेश है, अगर यहाँ की हम बात करें कि यहाँ का गवर्नर कौन है, तो आपको आई होप कि पता होगा कि यहाँ के जो गवर्नर है वो 25वें नंबर के हैं, गंगूभाई पटेल। आपको याद रखना है ये भी, गंगूभाई पटेल। ठीक है, कैपिटल कहाँ है इसका, तो भोपाल। क्लियर। और ये आप चित्र देख सकते हैं कि यह जो बाघ प्रिंट है कैसा दिखता है और किसका उपयोग किया जाता है, तो आई होप कि आप इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ISI ठीक है को सीरी किले में 13वीं सदी के मकबरे जैसी संरचना मिली है। सीरी किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाने वाले अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, अगर हम उसके कार्यकाल को पूछें, उसके समय को पूछें, तो आप क्या बताएंगे। 1296 से 1316 आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 1296 से 1316 का समय था। ठीक है, और यह खिलजी वंश का सबसे शानदार सबसे शक्तिशाली शासक भी माना गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका उपयोग एक गैरिसन शहर के रूप में किया जाता था जहां उसकी सेना निवास करती थी। हौज खास गांव किले का विस्तार था जिसे सेना की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। किला वर्तमान में खंडहर में है और केवल एक ही संरचना बची है जो इसकी 4 दीवारी है। तो यहाँ से आपको खिलजी वंश याद रखना है। अगर हम खिलजी वंश की बात करें प्रॉपर, ठीक है, खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो इसका जो समय काल था वह 1290 से लेकर के 1320 का था, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी 1296 से याद रखना 1316 बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइमिंग था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक घोषणा। बात बहुत ही माइनर लेवल पे करेंगे और इसको प्लीज़ आप जरूर नोट डाउन कर लेना कि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस, चीन और आर्थिक स्थिरता को मुकाबला करने के उद्देश्य से अटलांटिक घोषणा किया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना कि डिफेंड करने के लिए एक प्रकार से इनकी पॉलिसीज़ है। द अटलांटिक डिक्लेरेशंस ए फ्रेमवर्क फॉर ए 21st सेंचुरी US UK इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में, तो एक प्रकार से एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो कि डिफेंड करने के लिए किसको, रूस और चाइना के लिए है। ठीक है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने आर्थिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की प्रतिबद्धताओं को यह रेखांकित करता है। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, आर्थिक की सुरक्षा
डिजिटल परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में सहयोग की आवश्यकता पर बल देता है। इस तरह से अन्य समझौते भी किए गए हैं, जैसे में द फाइव आइज एग्रीमेंट। इसमें कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने खुफिया एक गठबंधन है। ओपन स्काइज एग्रीमेंट, इसमें यूएस यूके एविएशंस एग्रीमेंट 2007, यूके यूएस डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट 2019। तो आई होप कि आप इसको याद रखना। एक प्रकार से इन्होंने एक अपना एक गठन बना रखा है जो कि अपने डिफेंडर को डिफेंड कर सके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मगरमच्छ द्वारा वर्जिन जन्म, आप इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो वर्जिन बर्थ बाई क्रोकोडाइल। देखिए इसमें होता क्या है कि एक होता है सेक्सुअल प्रोडक्शंस, एक होता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्शंस। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है ना, उसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, वो दोनों विपरीत लिंगी हों, यानी एक मेल हो और एक फीमेल हो। आप समझ गए? तो जब मेल और फीमेल आपस में युग्म बनाते हैं, साथ आते हैं, तो एक जायगोट का निर्माण होता है और उस जायगोट के निर्माण से जो प्रोडक्शंस होता है एक बच्चे के रूप में, बेबी के रूप में वो हमारे सामने दिखता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति अपने शारीरिक संरचना के किसी भाग का इस्तेमाल करके किसी भी बेबी को, किसी भी जीव को, चाहे जिस भी रूप में, पौधा हो, प्लांट हो, जीव हो, उसमें एक, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति अपने बॉडी का इस्तेमाल करके बेबी को बर्थ दे सकता है, यानी अपने नेक्स्ट जनरेशंस को बर्थ दे सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता क्या है कि इसमें दो लोग, वो भी दो विपरीत लिंगी व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर उनके नेक्स्ट जनरेशंस का प्रोडक्शंस हो पाता है। आप यहाँ समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है आने वाले समय में, तो प्लीज़ आप इसको भी अब ध्यान देना, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ये कक्षा 9th और 10th समथिंग का ये टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर ये पूरे टॉपिक पे ही बात करेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे इतना समझना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में किसी दो व्यक्ति का जो कि अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति हो, यानी एक मेल हो एक फीमेल हो, तो उससे उनके नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अपना एक ही व्यक्ति अपने बॉडी का इस्तेमाल करके अपने नेक्स्ट जनरेशंस के व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं, अपने जनरेशन का निर्माण कर सकता है। इसमें अगर एक और बात करें क्वालिटीज़ का, तो देखिए इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, इसमें जो बच्चा बनेगा, जो बच्चा आएगा, ठीक है, अस्तित्व में, उसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की क्वालिटीज पाई जाती है, जो कि उसका पेरेंट्स होता है, जो एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, सिर्फ उसी की क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए। सो वैज्ञानिकों ने एक मगरमच्छ द्वारा कुंवारी जन्म, यानी कि वर्जिन बर्थ के पहले अज्ञात उदाहरण को पाया है। सो दस्तावेजीकरण किया गया है। सो जो कोस्टा रिकॉल चिड़ियाघर में 16 वर्ष से अलगाव में रह रहा था। वैज्ञानिकों ने डीएनए अनुक्रमों को यह दिखाते हुए पाया है कि पुरुषों के आनुवंशिक योगदान के बिना ऐच्छिक पार्थेजोनेसिस या प्रजनन का परिणाम था। वैकल्पिक पार्थेजोनिक के बारे में अगर बात करें तो ऐच्छिक पार्थोजोनेसिस वह शब्द है जब एक महिला यौन या अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से संतान पैदा कर सकती है। एफपी की घटना मछली, पक्षियों, छिपकलियों, सांपों की अन्य प्रजातियों में भी प्रलेखित किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह मगरमच्छ का पहला ज्ञात उदाहरण है जो कि बिना दो मगरमच्छों के इस साथ में आए मीटिंग किए, सिर्फ और सिर्फ जो मादा मगरमच्छ है उससे उसके बच्चे का निर्माण हुआ है। तो आई होप कि ये बहुत ही न्यूज़ एग्ज़ाम में बनने वाला है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। सो आई होप कि आप इसको समझ पाए। अगर इसमें कोई त्रुटि तो प्लीज़ बताना, हम इस पर दोबारा से फिर से कवर करना चाहेंगे टॉपिक को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक है सर्बिया का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ इस देश के दौरे पे थे, ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर हम सर्बिया के बारे में बात करना चाहें तो देखिए सर्बिया एक लैंड लॉक देश है, ठीक है ना। यह लैंड लॉक
कंट्री है। ठीक है, ये भी याद रखना। लैंड लॉक कंट्री कौन होता है? एक ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ देश हो, कोई समुद्र ना हो, यानी कि चारों तरफ इसकी जो सीमा होती है वो स्थल के द्वारा घिरा गया हो, उसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, क्लियर? सो आई होप कि अब समझ गए। और यहाँ दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है, तो ये भी आप याद रखना कि कहाँ का है, तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है। चलिए बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बेलग्रेड सर्बिया का दौरा, पहली भारतीय राष्ट्रपति ये हैं जो यहाँ पे दौरा किया था। सर्बिया आधिकारिक तौर पर सर्बिया गणराज्य दक्षिण पूर्वी और मध्य यूरोप के लैंडलॉक देश हैं, जो कि पैनोनियन बेसिन और बाल्कन के चौराहे पर स्थित है। और इनकी जो सीमा है, सीमा वाले जो देश हैं हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, उत्तर मैसेडोनिया, कोसोवो, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो, इससे होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेन्यूब और सावा और टीसा आदि हैं। तो इन नदियों का प्लीज़ याद रखना। देखिए एग्जाम में ना नदी का नाम याद सकता है कि इससे होकर जो बहने नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो याद रखना डेन्यूब है, सावा है और टीसा है। ठीक है, अगर मैप से बात देखिए सर्बिया है। ठीक है, सर्बिया में आप यहाँ समझ गए। देखिए अगर हम नॉर्थ की बात करें, ठीक है, सर्बिया में अगर हम नॉर्थ की बात करें तो कौन है? हंगरी है। ठीक है, हम अगर ईस्ट की बात करें तो कौन सी कंट्री है? रोमानिया है। क्लियर? रोमानिया है, बुल्गारिया है, बुल्गारिया है। ठीक है, अगर हम साउथ की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री है? मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, कोसोवो है। अगर हम वेस्ट की बात करें, ठीक है, कि पश्चिम में कौन कौन से है, तो क्रोएशिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, हर्जेगोविना है और मोंटेनेग्रो है। ठीक है, देखिए ये जो मैंने डायरेक्शन बताया है ना, आप प्लीज़ इसको याद रखना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा और रिवर्स से आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखना कि जो सर्बिया है उसके नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री है, साउथ में कौन सी और वेस्ट में कौन सी कंट्री है। एवरीबॉडी, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो, एग्जाम के रिलेवेंट डिस्कशन लगा हो, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।